हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को देखेंगे। और ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये वेगनर ने दिया था 1912 में। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पहले ऐसा माना जाता था कि जो हमारा कॉन्टिनेंट और ओशन है वो परमानेंट है, उनके बीच में कोई चेंजेस नहीं आया हम। ओके, तो अल्फ्रेड वेगनर ने हाइपोथेसाइज किया कि लैंड ऑफ द अर्थ वेयर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड अ सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। जो वेगनर है उन्होंने ये चीज़ हाइपोथेसाइज किया कि जो हमारा जो लैंड है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो लैंड है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे और कनेक्ट होकर एक लार्ज कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन करते थे जिसका नाम है पैंजिया। प्रीपोजिशन ऑफ अल्फ्रेड वेगनर के पढ़ने से पहले हम कुछ पिक्चर्स को देख लेते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर था पैंजिया का। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से कनेक्टेड है, अफ्रीका साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, एशिया भी अफ्रीका से कनेक्टेड है और यूरोप भी, नीचे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी। नेक्स्ट देखते हैं कि ये कैसे, ये हम देखते हैं कि पर्मियन पीरियड में क्या होता है ना कि ये जो लैंड मास है वो एक होलिस्टिक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था। उसके बाद ट्रायसिक पीरियड में ये एक दूसरे से थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट होना स्टार्ट, थोड़ा बहुत अलग। और जो जुरासिक पीरियड वाला पीरियड आता है उसमें मेनली जो सदर्न साउथ हेमिस्फीयर के जो कॉन्टिनेंट्स है वो लगभग, जैसे कि ये हमें अंटार्कटिका देखने को मिल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये मेडागास्कर वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और ये जो लॉरेंसिया वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न वर्ल्ड ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्रिटेशियस पीरियड में कि सारे कॉन्टिनेंट्स अपना अलग अलग हो चुके हैं। ओके, और ये हमारा प्रेजेंट है। सारे कॉन्टिनेंट, अभी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट उतने अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ पर वो एक अलग कॉन्टिनेंट के रूप में शो होने लगा था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या प्रीपोजिशन दिया था अपने जो भी उन्होंने बताया था कि एक पैंजिया था, उसके एविडेंस में उन्होंने क्या क्या प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने बताया था कि प्रेजेंस ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बिफोर जुरासिक पीरियड, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि पहले पैंजिया था जुरासिक पीरियड के पहले। इन जुरासिक पीरियड पैंजिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया जो नॉर्दर्न पार्ट वाला था और गोंडवाना लैंड जो सदर्न पार्ट का था। फर्दर टू पीसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस। और जो ये लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड थे ये फर्दर एक दूसरे से डिवाइड होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और छोटे छोटे पीसेस में बट गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैंजिया क्या है? लार्ज लैंड मास दैट इंक्लूडेड ऑल अर्थ प्रेजेंट कॉन्टिनेंट विच सराउंडेड बाय पैंथेलासा एंड टेथिसी वाज पार्ट ऑफ इट। जो लैंड मास पैंजियन है वो सुपर कॉन्टिनेंट है, वो लैंड मास है, और उसके जो सराउंड जो ओशन था उसको हम पैंथेलासा बोलते हैं। और जो टेथिसीजा था जिसके बारे में हमने सुना था, पढ़ा था किसमें, जो माउंटेन बिल्डिंग में देख रहे थे, और मिली हिमालय की बिल्डिंग में टेथिसी का बहुत बड़ा रोल रहा है, मिडिल हिमालय की। उसके बारे में हम अलग से टोपोग्राफी ऑफ इंडिया में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो टेथिसी जो था वो भी किसका पार्ट था? पैंथेलासा का। नेक्स्ट हम देखते हैं एविडेंस क्या क्या है। कॉन्टिनेंट्स फिट टुगेदर, शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का जो शेप है उसके, कॉन्टिनेंट फिट्स टुगेदर लाइक पजल पीसेस। अटलांटिक मेक्स एस लाइक स्ट्रक्चर इफ द ओशंस इफ द कॉन्टिनेंट ब्रिंग टुगेदर कैन बी फिट इनटू ईच अदर। हम इस फिगर में देखते हैं कि जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका वाला पार्ट है, ये अफ्रीका वाला पार्ट है, और जो ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट है ये लग रहा है ये ब्राजीलियन रीजन, और ये गिनी कोस्टल रीजन। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। और हमने देखा है कि जो अटलांटिक ओशन है वो एस शेप का है। ओके, बिफोर इट ब्रिंग्स, तो अगर ये इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, यूरेशिया एंड अफ्रीका, मेनली यूरोप वाला पार्ट, जब इन दोनों को कनेक्ट लेंगे तो दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, पजल लाइक फिटिंग हो जाता है। Although Wegener was not only one to notice the fit of the continent, in 1858 Antonio Pellegrini depicted Africa and South America connected to each other. Okay, तो ऐसा नहीं था कि ये चीज़ सबसे पहले अल्फ्रेड ने ही नोटिस किया था, इनके पहले भी एंटोनियो पेलिग्रिनी ने ये डिपिक्ट किया था कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से
कनेक्टेड है। नेक्स्ट एविडेंस क्या देते हैं? नेक्स्ट एविडेंस है फॉसिल्स का। सेम फॉसिल डिफरेंट कॉन्टिनेंट, मतलब फॉसिल्स ऑफ मेसोजोइक पीरियड लाइफ फॉर्म्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। जो मेसोजोइक पीरियड्स के जो लाइफ फॉर्म्स है, जो फॉसिल्स हैं, वो ना डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। जैसे हम देखते हैं फॉसिल्स ऑफ मेसोसॉरस रेप्टाइल्स ऑन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, और जो कि ये इनकैपेबल होते हैं किसमें? स्विमिंग में। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो मेसोसॉरस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, कब की? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म थी और ये इन मेसोजोइक पीरियड के, और ये इनकैपेबल है किसमें? स्विमिंग करने में। तो फिर उनकी फॉसिल्स कैसे मिलती है अक्रॉस द ओशियन, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में? अभी हम देखते हैं इस फिगर को डिटेल में। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ मेसोसॉरस है, जो मेसोसॉरस है ये हमें कहाँ अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों में मिल रहा है। लिस्ट्रोसॉरस हमें देखने को अफ्रीका, इंडिया एंड अंटार्कटिका में। ओके, साइनोगैंथस भी हमें देखने को मिल रहा है साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। ओके, और ये ग्लॉस्पेप्टेरिस प्लांट जो है फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स। ये जो ग्लॉस्पेप्टेरिस प्लांट्स हैं ये सारे कॉन्टिनेंट्स में मिल रहे हैं, बीट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, और फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सच फर्न प्लांट्स फॉसिल्स टू बी प्रेजेंट एंड ट्रेवल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। और ये एक फर्न प्लांट है और जिसके लिए पॉसिबल नहीं है वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट जाने के लिए। रॉक एविडेंसेस, डिफरेंट माउंटेन रेंजेस सेपरेटेड बाय वास्ट ओशंस एंड हैव आइडेंटिकल मिनरल कंटेंट। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि रॉक एविडेंस जो है ना, डिफरेंट माउंट रेंजेस, मतलब डिफरेंट, जैसे ये कैलोडियन है और यहाँ पे एप्लेसियन माउंटेन है, इनका जो रॉक सिस्टम है ना, ये दोनों एक ही एरा से बिलोंग करते हैं। उनका जो फॉसिल्स, वो जो रॉक्स है वो आइडेंटिकल मिनरल्स पे उनका सेम है। Appalachian mountain in the eastern US and the Canadian mountain in British Isles were having same mineral content. तो how is it possible? ये जो रॉक्स है कैसे पॉसिबल हो सकते हैं कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट जो अक्रॉस द ओशियन से वो सेम मिनरल कंटेंट हो, उनका आइडेंटिकल मिनरल कंटेंट हो। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने इस बात को बताया कि दोनों एक दूसरे से अटैच थे। नेक्स्ट देखते हैं, Appalachian mountain in the eastern USA and Canadian mountain in the British have same rocks. Placer gold deposit found at Guinea coast and source rock found at Brazil. जो प्लेसर डिपॉजिट्स होता है ना, तो कब जहाँ प्लेसर डिपॉजिट्स कैसे होता है? प्लेसर डिपॉजिट ये या तो किसी रिवर के थ्रू फ्लो होके होता है, ओके, या ग्लेशियर्स के थ्रू फ्लो होके बनता है। लेकिन ये जो प्लेसर डिपॉजिट है गिनी कोस्ट का, इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है, इसका कोई रॉक एविडेंस नहीं मिलता है कि ये इनका सोर्स पॉइंट क्या है। जबकि जो ये ब्राजीलियन कोस्ट है यहाँ पे इनका सोर्स मिलता है। तो कैसे ये दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं? ये इस बात को दर्शाता है कि ये पहले कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ग्लेशियल स्कार्स फाउंड ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, हाउएवर एक्सेप्ट अंटार्कटिका all other continents are in tropics today where presence of glaciers are not possible. कई जगह पे ना ग्लेशियर्स स्कार, आज हमें पता है कि ग्लेशियर्स कहाँ पे है, ग्लेशियर्स अंटार्कटिका में है, लेकिन हमें ग्लेशियर स्कार्स कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, ये अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं, ये इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, अंटार्कटिका में अंटार्कटिका में तो चलो वो ग्लेशियर वहाँ पे पाने की वजह है क्योंकि वो कोल्ड क्लाइमेट में है, अपर लैटिट्यूड में। लेकिन ये यहाँ पर जो ग्लेशियल स्कार्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लोकेशन ऑफ कोल्ड डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन टेम्परेट एंड पोलर रीजन, हाउएवर कोल्ड फॉर्म्ड इन ट्रॉपिकल रीजन। साइबेरियन रीजन जो है वहाँ पे बहुत सारे कोल्ड फील्ड पाए जाते हैं, मिड कोल्ड फील्ड ऑफ यूरोप, वहाँ पे भी वो भी कोल्ड फील्ड रीजन है, रूर, ये सारे जो रीजन हैं। जबकि
कोल कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, कोल जो फॉसिल फ्यूल्स है वो मेनली कहाँ पे मिलते हैं, वो मेनली मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। लेकिन यहाँ पर जो कोल के इतने सारे रिजर्व मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, मतलब ये आपको शो करता है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। ऑल्दो वेगनर थ्योरी प्रेजेंटेड विद वेरी क्रिटिकल एविडेंस बट इट हैज सम प्रॉब्लम। ऑल्दो वेगनर ने तो बहुत अच्छी थ्योरी प्रेजेंट की, उन्होंने एविडेंस भी प्रोवाइड किए, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स पे उनके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि वो ये नहीं बता पाए कि ऐसा कौन सा फोर्स था जो इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट अवे कर दिया। इसके लिए उन्होंने बताया कि वाई डिडंट पीपल बिलीव इन कॉन्टिनेंटल, उनके कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें क्यों नहीं बिलीव किया गया, क्योंकि पीपल कुड नॉट इमेजिन दैट अर्थ कुड बी मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड, क्योंकि ये इमेजिन करना टफ था उस टाइम कि हमारी जो अर्थ है इतनी मिलियंस ओल्ड है, अराउंड 4.6 बिलियंस ईयर ओल्ड है हमारी अर्थ। ये उस टाइम के लोगों के लिए, उस टाइम जो साइंटिफिक कंटेम्प्रेरी लोगों के लिए बिलीव करना टफ था। पीपल कुड नॉट इमेजिन फोर्स ग्रेट इनफ टू मेक द, और जो वहाँ उस टाइम के थिंकर थे, जो साइंटिस्ट थे, वो इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि कोई ऐसी फोर्स होगी जो उनको ड्रिफ्ट अवे कर सकती है। वेगनर ने ऑल्दो कुछ फोर्सेस बताई लेकिन वो इतनी कन्विंसिंग नहीं रही, जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। वेगनर ने ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून के बताते हैं कॉजिंग ईस्ट वेस्ट मोमेंट ऑफ, मतलब वेगनर ने बताया कि जो सन है और मून है वो ईस्ट वेस्ट मोमेंट, मतलब ये जो भी कॉन्टिनेंट्स अलग हुए हैं, पैंजिया जो भी बना है, तो उनका जो ईस्ट वेस्ट मोमेंट रहा है उसमें क्या रहा है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। But it was rejected if gravitational pull of sun and moon were to be so strong, then Earth rotation would be stopped. लेकिन इसको इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया गया कि अगर ग्रेविटेशनल पुल इतना ही स्ट्रांग था तो इससे तो अर्थ का रोटेशन हैम्पर हो जाएगा, रोटेशन रुक जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर अर्थ है, सॉरी यहाँ पे अर्थ है, इधर सन है, इधर मून है, तो अगर ये इन दोनों का ग्रेविटेशनल पावर इतना ही ज़्यादा था तो ये दोनों तो बैलेंस कर देते ना, तो अर्थ का रोटेशन ही पॉसिबल नहीं था। दूसरा उन्होंने कॉन्टिनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रीजन है किसके, इट कॉजेज नॉर्थ साउथ मूवमेंट, और इट वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय साइंटिस्ट। उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बताया कि वो क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ मूवमेंट को दर्शाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना जो अर्थ के आउटसाइड लगता है, सेंट्रीपिटल पुल इनवर्ड लगता है, सेंटर के साइड लगता है, ओके। बट बिग कॉन्टिनेंट कैन मूव बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस आर अनइमेजिनेबल। और जो वेगनर का ये कन्विंसिंग थ्योरी था, ये जो फोर्स जो उन्होंने बताया था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो इस बात को नहीं प्रूव कर पाए कि जो ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज़्यादा बड़ा फोर्स नहीं हो सकता जो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट अवे कर सके। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन अकर्स बिकॉज व्हेन कॉन्टिनेंट मूव्स ओवर ओशियंस एंड फ्रिक्शन। वेगनर ने यह भी बताया कि जो भी माउंटेन का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, वो कैसे आकर हुआ। उन्होंने बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट है मूव्स ओवर ओशंस और फ्रिक्शन ड्यू टू मोशन लेड टू over the motion and led to wrinkles and formation of fold mountains. While it has previous paper, in his previous he wrote that continent moves in ocean smoothly. Both these statements are contradictory in itself. और माउंटेन्स के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि जब जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो ओशन के ऊपर मूव करती है तो फ्रिक्शन की वजह से जो रिंकल्स बनते हैं वो फोल्ड माउंटेन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जबकि उन्होंने अपने प्रीवियस पेपर में ही बोला था कि जो कॉन्टिनेंट का जो मूवमेंट होता है ओशन पे वो स्मूथली होते हैं। ये दोनों ही बात एक दूसरे में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। दैट टाइम कॉन्टिनेंटल थ्योरी वाज रिजेक्टेड, और इस वजह से उस टाइम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। ऑल्दो उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसमें, नेक्स्ट जो भी रिसर्च हुए इस रिगार्डिंग अर्थ के मोमेंट के रिगार्डिंग, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने एक बेस दे दिया, ओके।
और लेटर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रूव्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने फिर से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव किया। ऑल्दो दिस थ्योरी इंस्पायर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट, continental drift theory have not direct impact on plate tectonic but it has indirect। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था ना, इसने बहुत सारे साइंटिस्ट के ऊपर इम्पैक्ट डाला। ऑल्दो इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था, किस पर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर, लेकिन इसका बहुत बड़ा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहा, और जिस वजह से एक नए रिसर्च का हुआ, एक नई थ्योरी आई। कौन सी थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसके पहले कुछ पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी भी हम देख लेते हैं। कन्वेक्शन करेंट थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स। वेगनर अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। जैसे कि हमने देखा कि उसका फेल होने का वजह क्या था, उसकी थ्योरी का फेल होने का सबसे बड़ा वजह यही था कि वो एक कन्विंसिंग थ्योरी नहीं दे पाया कि जो भी ड्रिफ्टिंग अवे होता है कॉन्टिनेंट्स का, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, और इसको आर्थर गिब्स ने दिया कन्वेक्शन करंट के रूप में। उन्होंने बताया कि इनसाइड द मेंटल while from direct evidence rate of increase in temperature is slow down 0.3 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने बताया कि मेंटल के इनसाइड ना जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो 0.3 डिग्री सेल्सियस है, और हमने डायरेक्टली एविडेंस से देखा था। जब हम इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है इनसाइड द अर्थ, टेम्परेचर इंक्रीज होता है कैसे, 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये मेंटल में ये चीज फेल हो जाता है। वहां पे जो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करती है, वहां पे 0.3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करती है। इन द मेंटल कन्वेक्शन करेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द हीट इन द इंटायर मेंटल, और इसका सबसे बड़ा वजह क्या था कि वहां पे कन्वेक्शन करंट काम करती थी, जो वहां के जो हीट होती थी उसको डिस्ट्रीब्यूट एंड क्रिएट फ्रिक्शन ऑन द लिथोस्फीयर एंड ड्रैग देम अवे एंड गिव बेस टू रिजेक्ट द आइडिया ऑफ परमानेंसी ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, जो आर्थर होम्स है ना, उन्होंने कन्वेक्शन करंट के बताया कि मेंटल में कन्वेक्शन करंट काम करती है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं आउटर कोर के ऊपर जो मेंटल है वहां पे कन्वेक्शन करंट चल रही है, ठीक है, जो कि क्या करती है, क्रिएट्स फ्रिक्शन ऑन द लिथोस्फीयर। और जो ये कन्वेक्शन करंट है ना, ये लिथोस्फीयर पर एक फ्रिक्शन क्रिएट करती है एंड ड्रैग देम, ये मूव करती है। जब ये ऊपर जाती है तो इधर फिर ये मूव करती है, क्योंकि यहाँ पे इनको फ्रिक्शन मिलता है हार्ड रॉक में, तो ये ऊपर नहीं जा पाते, तो ये इधर मुड़ जाते हैं। ये मुड़ जाते हैं तो एक फ्रिक्शन, और यहाँ पे रिजेज, अगर यहाँ पे रिजेज है तो यहाँ धीरे धीरे वो उनको अलग करते जाते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं, हमने देखा है कि जो स्लैब पुल का कंसेप्ट है, जो सबडक्शन ऑफ द ओशन होता है, सबडक्शन ऑफ द ओशनिक सरफेस होता है, ठीक है, ओशनिक प्लेट होता है, वो क्या होता है, वो तो स्लैब पुल ही होता है ना। फिर ये धीरे ये इसको हेल्प करती है, किस में, नीचे जाने में, सबडक्शन में। और इस थ्योरी ने क्या किया, जो परमानेंसी ऑफ द थ्योरी को जिनको अल्फ्रेड वेगनर ने रिजेक्ट किया था, जिन्होंने वो बताया था कि हमारा जो अर्थ है वो परमानेंट, वहाँ पे अर्थ और ओशन और कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पे वो अलग अलग हुए हैं। वहाँ पे जो कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ वो पहले पैंजिया था, और इसको सबसे अच्छा जो ठोस एक सॉलिड प्रूफ किसने दिया, कन्वेक्शनल थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स ने। ओके, सोनार टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। जो सोनार टेक्नोलॉजी क्या करती है ना, कि वो मैपिंग में हेल्प करती है, ठीक है। एज अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड एज ओशन फ्लोर वॉज फ्लैट एंड सोनार टेक्नोलॉजी क्लियर दैट ओशन फ्लोर इज नॉट फ्लैट बट इट मैप्स लिमिटेड एरिया। It also helps in mapping of ocean as ocean floor is very vast. सोनार टेक्नोलॉजी इस बात को बताती है ना कि जो हमारा ओशन फ्लोर है वो ऐसे स्मूथ नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट, माउंटेन्स हैं, रिजेस है, प्लेट्यूज है ना। तो जैसे हमें अभी यहाँ देख रहे हैं, और वो इस बात को बताती है कि जब ओशनिक जो प्लेट होती है वो धीरे कोल्डर और डेंसर होती है, और वो फिर क्या होती है, सबडक्ट हो जाती है। तो जैसे हम अभी देखते हैं इसको कि ये हमारा ओशनिक प्लेट है,
और यहाँ पे ओशनिक ट्रेंचेज, ये ओशनिक ट्रेंचेज है क्योंकि यहाँ पे स्लैब पूल हो रहा है। ओके, तो जैसे जैसे यहाँ पे मिड ओशनिक रीजेस है, मिड ओशन, तो यहाँ का जो ओशन, वहाँ का जो प्लेट होगा ये तो न्यू प्लेट होगा, यंग एज का होगा। और इधर जैसे 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 इधर जाते जाएंगे तो वो ओल्ड एज ऑफ ओशन फ्लोर इंक्रीजेस एज द मूव्स अवे फ्रॉम मिड ओशनिक रीजेस। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला कि ओशन फ्लोर पे भी ये सारी चीजें एक्टिविटीज होती है, ये हमें पता चलते हैं सोनार टेक्नोलॉजी। मैपिंग ऑल्सो फाउंड दैट कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला, और जो मैपिंग इस बात को भी बताते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है उसके दो पार्ट है, कौन कौन से, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड स्लोप हमने देखा था, राइज भी होता है, वो डिपेंड करता है पैसिव और एक्टिव बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई किसमें, ओशनोग्राफी में। एज ऑफ ओशन फ्लोर इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम मिड ओशनिक रीजेस टुवर्ड्स ओशनिक ट्रेंच, ये हमने अभी देखा। हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया। ठीक है, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में हमने कई बार देखा है। कहाँ पर, हम अपने मैप में हमेशा देखते हैं कि जो अटलांटिक ओशियन है वो क्या है, वहां पे एक मिड ओशनिक रीजेस है और दोनों एक दूसरे, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ पे मिलता है, अफ्रीका को जो रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, हैरी हेस के अकॉर्डिंग मिड ओशनिक आर लोकेटेड at the rising limbs and drags the limbs of lithosphere along with them and creates tension at weak zones which creates pressure and form new oceanic lithosphere। तो इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये राइजिंग लिम्ब है कन्वेक्शनल करंट का, तो ये क्या करती है, ये वीक जोन है, और वीक जोन पे जब ये किसका फॉर्मेशन करती है, जब यहाँ पे मिड ओशनिक रीजेस का फॉर्मेशन होता है, और जब ये इसको ड्रैग करती है, कॉन्टिनेंट्स को इधर से ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे एक ओशन फ्लोर का, यहाँ पर एक ओशन का निर्माण होता है, ओशन फ्लोर का निर्माण होता है। ठीक है, एक नए ओशनिक लिथोस्फीयर बनते हैं। ठीक है, और ये ड्रैग करते हुए क्या करती हैं, ये ड्रैग करती है, इधर से ढकते हैं, यहाँ पे स्लैब पुल हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक नए ओशनिक लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन। देन देयर मस्ट बी डिस्ट्रक्शन टेकन प्लेस एट सम प्लेसेस व्हिच अकर एट द ट्रेंचेस बाय डिसेंडिंग लिम्स। मतलब इसमें क्या कहा गया, इसमें यही कहा गया है कि यहाँ पे तो राइजिंग लिम्स है, राइजिंग लिम्स, तो यहाँ पे क्रिएशन होता है किसका, एक नए ओशन फ्लोर का, एक नए ओशनिक लिथोस्फीयर का। और जब नए ओशनिक लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है तो हमें पता है कि अर्थ का जो एरिया है वो कांस्टेंट है, वो ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। मतलब अगर कहीं पे कुछ क्रिएट हो रहा है तो मतलब कहीं पे कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कहीं पे किसी चीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हमें देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पे एक नए ओशन फ्लोर का निर्माण हो रहा है तो ये जो ओशनिक लिथोस्फीयर है वो सबडक्ट भी कर रही है। ठीक है, तभी जो ओशन का जो फ्लोर है वो, ओशन और कॉन्टिनेंट का जो फ्लोर है वो मेंटेन्ड है। इट एक्सप्लेन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। एक्टिव वोल्केनो अकर एट मिड oceanic ridges because magma rises here and new ocean floor created। और जो मिड ओशनिक रीजेस है ना वो एक्टिव वोल्केनो का रीजन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे मैग्मा राइज करती है, वो एक वीक जोन प्रोवाइड करते हैं, नीचे की जो मैग्मा जो कन्वेक्शन करंट ऊपर आती है तो वो जब बाहर निकलती है तो वो मैग्मा के ऊपर बाहर निकलती है, और वो क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो वोल्केनो का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे कि ये ऐसे है, ऐसे है, फिर ये जैसे ही बाहर निकलती हैं तो यहाँ पे मैग्मा और यहाँ पे रीजेस का फॉर्मेशन करती है। ओशन फ्लोर नियर मिड ओशनिक रीजेस इज यंग, और जो यहाँ का ओशन फ्लोर है, ठीक है, इसके नियर इज यंग बिकॉज न्यू ओशन फ्लोर क्रिएटेड एंड ओल्ड ओशन फ्लोर आर पुश्ड टुवर्ड ट्रेंचेस, और ओल्ड ओशन फ्लोर इधर से इधर इंक्रीज करता जाएगा। ओके, दिस थ्योरी पेव द वे फॉर न्यू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और इस थ्योरी ने एक नए रास्ता दिया, किस चीज को, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। तो अब हम इस फिगर में देखने की कोशिश करें कि सी फ्लोर कैसे स्प्रेड, यहाँ से मैग्मा ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मैग्मा ऊपर जा रहा है, ये राइजिंग लिम्ब है। ओके, फिर यहाँ से क्या होता है, ओशनिक फ्लोर जो है अवे जाती हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे एक ओशन का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी और सारी
लेक्चर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।